नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दोस्तों किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था। तो दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड रिपन ने लागू किया था, 1882 में लागू किया गया था। और गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। इसे आशय यह था कि ऐसे शासन से है जो राजनीतिक शक्तियों का विस्तार आम आदमी के हाथों तक कर सके। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न कि 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। ठीक है। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को दोस्तों यहाँ पर हस्तांतरित विषय में रखा गया था? तो 1919 में दोस्तों हस्तांतरित विषय में रखा गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे दोस्तों व्यापक सुदृढ़ बनाया गया और आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को दोस्तों यह देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या की गई? शुरुआत की गई। ठीक है। पंचायती राज की जो पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होती नजर आती है। ठीक है। 1992 में दोस्तों संविधान के 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या होता है? आपका संवैधानिक दर्जा इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या दोस्तों वह की जा सकती है जिसके लिए वह एक प्रयोग है दोस्तों। ठीक है। इसके लिए यहाँ पर प्रयोग है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर स्थानीय स्वशासन को दोस्तों सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सफलतापूर्वक दोस्तों कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय जनता की पूर्ण सहयोग की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है दोस्तों कि ग्रामीण जनता की पहुंच शासन तक हो जाती है। ऐसे ग्रामीण की जो समस्याओं का समाधान सही समय पर संभव हो जाता है। भारत में पंचायती राज जो प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों यहाँ पर वह आपका शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास यानी सभी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? पंचायत का गणराज्य होगा। तो आपको बता दें गांधी जी ने कहा था दोस्तों कि प्रत्येक गांव पंचायत का एक गणराज्य होगा। निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पर किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष दोस्तों हाबाउस है। 5 अन्य सदस्य थे दोस्तों। आयोग का मुख्य कार्य था कि विकेंद्रीकरण करके दोस्तों अथवा ना करके सरकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सके अथवा नहीं दोस्तों। ठीक है। किस अंग्रेज जी द्वारा दोस्तों यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में दोस्तों उत्तरदायी शासन की क्या करना है? स्थापना करना था। ठीक है। क्या करना है? स्थापना करना था मॉन्टेग्यू के द्वारा। वर्ष 1917 में दोस्तों मॉन्टेग्यू द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार की नीति का यहाँ पर उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। ठीक है। स्थानीय स्वशासन की दोस्तों श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? तो किन ग्रंथों में मिलता है दोस्तों? तो रामायण में, महाभारत में, अर्थशास्त्र में, उपरोक्त सभी में मिलता है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? तो किस अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? उत्तर मेरू अभिलेख में यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है। चोल जो सम्राट थे उसके परांतक फर्स्ट थे दोस्तों। यहाँ पर शासन के समय 12वें वर्ष व 22वें वर्ष दोस्तों प्रसिद्ध उत्तरमेरु अभिलेख से यहाँ पर चोलकालीन स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। सर्वोत्तम यहाँ उदाहरण चोल काल का ही माना जाता है स्थानीय स्वशासन का। ठीक है। चोल अभिलेखों के किस प्रकार के ग्राम सभाओं का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है? 3 प्रकार के यहाँ पर गाँव सभाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें उर थी, सभा थी और नगरम थी। ठीक है। उर आपका क्या थी? साधारण लोगों की थी। और यहाँ पर सभा जो थी दोस्तों आप क्या कहें? महासभा और ब्राह्मणों से संबंधित थी। नगरम आपका व्यापारियों से संबंधित थी। ठीक है। चोल काल में दोस्तों नगरम जैसे आपका यहाँ पर व्यापारियों से, तो आपका सी राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख लेते हैं चोलकालीन दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण संस्था दोस्तों उर की कार्यप्रणाली को क्या कहा जाता है? तो आलूगुणम और गणम कहा जाता है। ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है। यह गैर ब्राह्मणों की सभा थी। चोलकालीन दोस्तों ग्रामीण संस्था दोस्तों सभा महासभा के कार्य समिति को क्या कहा जाता है? तो वारियम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। आय आय होता है वारियम का अर्थ दोस्तों आय होता है। तो कार्य समिति के जो सदस्यों को वारी
पेरुमक्कल कहा जाता है। ठीक है, परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख में वारियम कार्य समिति के उल्लेख सदस्यों के निर्वाचन संबंधी योग्यताएं दी गई हैं। ठीक है, वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता है, तो 30 वार्डों में दोस्तों क्या है, बांटा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि ही चुना जाता है। किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना को मान्यता दी गई थी दोस्तों, तो यहाँ कब दी गई थी, तो 1793 में यहाँ पर अधिनियम में सर्वप्रथम दोस्तों क्या किया गया था, वास्तविक रूप से स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास तो 19वीं शताब्दी में देखने को मिले हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का दोस्तों यहाँ पर विकास किस काल में हुआ है, तो किस काल में हुआ दोस्तों, तो ब्रिटिश काल में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो ब्रिटिश काल में हुआ है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दोस्तों यहाँ पर 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में इसके लिए पहला कदम उठाया गया था। कहाँ पर दोस्तों, मद्रास में इसका पहला कदम उठाया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी, तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई कौन थी, तो नाडू थी। ठीक है, नाडू थी दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडू थी। इसके सदस्यों को नतवार कहा जाता था। ये स्थानीय संस्थाएं थी, शासकीय नियंत्रण से बाहर नहीं होती थी। ठीक है, अगला है कि मौर्य काल में दोस्तों नगर प्रशासक कौन होता है, तो नगर प्रशासन की बात करते हैं तो नागरक होता है। ठीक है, मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाएं चलाती हैं। नगर सभा का दोस्तों प्रमुख नागरक कहलाता है। मेगास्थनीज के द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त की गई थी। प्रत्येक उप समिति दोस्तों यहाँ पर 5-5 सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल 30 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। इस नगर परिषद के सदस्य होते थे, 30 आपका सदस्य इस नगर परिषद के सदस्य होते थे। मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई है, तो नगर निगम की स्थापना दोस्तों 1726 में की गई है। कब, 1726 में की गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दोस्तों भारत में सर्वप्रथम 1687 मद्रास में दोस्तों प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, जिसे स्वायत्त शासन का प्रारंभ यहाँ पर माना जाता है। किसका, स्वायत्त शासन का यहाँ पर प्रारंभ माना जाता है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, स्थानीय सरकार का दोस्तों संबंध होता है, तो स्थानीय सरकार का संबंध होता है किससे, यहाँ पर स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से। तो इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में दोस्तों किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया, तो स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया, तो राजपूत काल में स्थानीय समस्याओं का जो संस्थाएं थी उनका महत्व ही कुछ कम हो गया था। आखिरकार ऐसा क्योंकि राजपूत काल में दोस्तों विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी दोस्तों। इस विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का दोस्तों आधार सामंतवाद था, जिसके कारण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का विकास नहीं हो सका था। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मुगल काल में दोस्तों ग्राम में प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा अधिकारी उन तीनों में से नहीं था, कौन सा नहीं था दोस्तों, तो यहाँ पर कोतवाल दोस्तों उन तीनों में से नहीं था, क्योंकि कोतवाल दोस्तों क्या था, वह नगर या में नियुक्त किया जाता था, गांव से उसका संबंध नहीं था दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1920 में दोस्तों कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए दोस्तों क्या है, कानून बनाए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर संयुक्त प्रांत असम और बंगाल सभी के लिए यहाँ पर बनाए गए थे। तो 1919 के अंतर्गत प्रांतों को द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रांतीय जो स्थानीय विषय को दोस्तों हस्तांतरित विषय के तहत रखा गया। और 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार और मद्रास और पंजाब में पंचायत की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, वैदिक काल में दोस्तों ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था, तो गांव का प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण होता था। ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो जाने, राजनीतिक व्यवस्था में दोस्तों प्रत्येक ग्राम का एक अधिकारी होता था, जिसे ग्रामीण कहते थे। ग्रामीण का पद दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसका कार्य सैन्य प्रशासन संबंधित था दोस्तों। मौर्य शासन में दोस्तों प्रथम अधिकारी होता था, तो यहाँ पर मौर्य शासन में एक ग्राम अधिकारी होता था दोस्तों, किसका, ग्रामीण का दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। शासन की सुविधा के लिए दोस्तों प्रांतों के उप विभाग किए गए, जो इस प्रकार थे कि जनपद, द्रोण अधिकारी ग्रामीण कहलाता था। बंगाल में दोस्तों पारस्परिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों, यहाँ पर 1870 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, शुरुआत 1870 के बंगाल चौकीदारी अधिनियम में हुई थी। इस चौकीदारी में जिला मजिस्ट्रेट को गाँवों में दोस्तों मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया गया था। ठीक है, गुप्त काल की ग्राम सभा को दोस्तों मध्य भारत में
क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर पंचमंडली कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में यहाँ पर भारत मध्य में दोस्तों पंचमंडली कहा जाता था और ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी माता या ग्रामिक होता था। उनकी सहायता के लिए एक ग्राम समूह होती थी जो अपने अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः स्वतंत्र थी। ठीक है, चोल साम्राज्य के ग्राम सभा का कार्य आपका नहीं था, तो क्या कौन सा यहाँ पर ग्राम सभा का कार्य ही नहीं था, तो गाँव की भूमि का सर्वेक्षण करना यह गाँव का कार्य नहीं था। यह भूमि कर संग्रह करती थी, मंदिरों के रख रखाव तथा यहाँ पर उसकी आय व्यय का दोस्तों उचित व्यय व्यवस्था भी रखती थी। मध्यस्थता नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में से सहायता प्रदान किया जाता था हमेशा। तो ठीक है इसका और आंसर वारियम दोस्तों। स्थानीय बात करते हैं, प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्गों व विद्वानों और सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी, तो यहाँ पर कितनी हो, तो 12 हुआ करती थी दोस्तों। 12 बुजुर्ग और विद्वान सदस्यों को वार्षिक समिति यहाँ पर संवत्सर वारियम के लिए दोस्तों निर्वाचित किया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि विजयनगर सांसद में दोस्तों मेला ग्राम में कितने ग्राम आते हैं, तो कितने ग्राम आते हैं दोस्तों, तो 50 ग्राम आते हैं। सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम थी दोस्तों। सबसे गांव इस प्रत्येक गांव का सबसे को अनेक वार्डों या मोहल्लों में क्या किया गया था, बांटा गया था। विजयनगर शासन में दोस्तों गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो सबसे बड़ी इकाई नाडू थी दोस्तों। क्या थी, नाडू थी दोस्तों। ठीक है, और उनके सदस्यों को नतवार कहा जाता था दोस्तों। इसके अधिकार गांव सभा के भांति होते थे, किंतु इसका अधिकार क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता था। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण के बाहर नहीं होती थी। नियमानुसार दोस्तों व्यवस्था न कर पाने पर इन्हें क्या किया जाता था, दंडित किया जा सकता था। ठीक है, दंडित किया जा सकता था। मुगल प्रशासन में पटवारी का क्या कार्य होता है, तो पटवारी का दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही है। पटवारी का क्या कार्य होता था दोस्तों यहाँ पर, तो मुगल प्रशासन में गांव को एक स्वायत्त संस्था माना जाता है था। इसके प्रशासन को उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था। गांव का मुख्य मुखिया यहाँ पर ग्राम प्रधान होता था, उसकी सहायता के लिए दोस्तों यहाँ पर पटवारी होते थे। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि दोस्तों मुगल शासन व्यवस्था में गांव की पहली भूमि और चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था, तो यहाँ पर राज्य का अधिकार होता था दोस्तों। तो भी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन कौन यहाँ पर संभालता है, तो कौन कौन संभालता है दोस्तों, सचिव संभालता है। ठीक है, सचिव जो संभालता है यहाँ पर। अगला यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक बुलाने का और यहाँ पर और जो भी निर्णय हुआ उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, कौन यहाँ पर रखता है, तो ग्राम सचिव ही रखता है। ठीक है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बैठक बुलाने के लिए और रिकॉर्ड को के लिए दोस्तों। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में दोस्तों शामिल है क्या, क्या शामिल है आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे देख रहे हैं कि घरों या बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है, समुदाय के काम में आने वाली मिलने वाली दान राशियाँ दोस्तों, सभी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सरकार यहाँ पर देखिए क्या है, सरकार द्वारा यहाँ पर ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है और जो सभा थी उसका भी सचिव होता था। ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का कार्य ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बैठक बुलाना, पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है, रिकॉर्ड रखना होता है। एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा क्या कहलाती है, तो यहाँ पर सभा क्या कहलाती है, तो ग्राम सभा कहलाती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की क्या क्या सभाएं होती हैं। देखिए, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों के ग्राम सभा के जिनका नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज है ग्राम सभा कहलाते हैं। ग्राम सभा का यहाँ पर एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। जब तक ग्राम सभा ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करती है तब तक के लिए है दोस्तों। यहाँ पंचायतों के सदस्यों की को क्या कहा जाता है, तो पंचायतों के सदस्यों को दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जाता है,
तो ये आपके पंचायत में दोस्तों, ग्राम पंचायत में दोस्तों 7 से 17 सदस्य होते हैं, जिन्हें गाँव में वार्डों से चुना जाता है और इन्हें पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायती राज विषय दोस्तों किस सूची में आता है? तो पंचायती राज विषय दोस्तों राज्य सूची में आता है, या भाग 9 के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन में भाग 9 पुनः स्थापित किया गया था। 16 नए अनुच्छेद थे दोस्तों, 243। यहाँ पर 243 ओ के मध्य दोस्तों 11वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया था। इसमें 916 आपके नए अनुच्छेद हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों किसका? यहाँ पर तो समितियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास, यानी सभी के यहाँ पर विकेंद्रीकरण करता है। गांधी जी द्वारा दोस्तों यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण समर्थन का क्या कारण था? तो क्या कारण था? तो विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में दोस्तों लोगों की अधिक भागीदारी क्या करना था? सुनिश्चित करना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि किस अधिनियम में दोस्तों स्थानीय स्वशासन को दोस्तों प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया था? तो यहाँ पर प्रांतीय विषय किस में घोषित कर दिया गया था? तो 1935 में दोस्तों यहाँ पर स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में संविधान की पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर वी नरसिम्हा राव थे दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपका 1992 में आया था 73 74 संविधान संशोधन दोस्तों। भाग 9 के अंतर्गत दोस्तों 16 नए अनुच्छेद और यहाँ पर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा एक पंचायतों से संबंधित ही नहीं है? तो कौन सा आपका एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन यहाँ पर नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर यह क्या है? पंचायतों से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। ठीक है, भाग 9 का के अंतर्गत आता है या 193 में नगर पालिकाओं से संबंधित है, और यह 12वीं अनुसूची जुड़ी गई थी इसके माध्यम से। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, पंचायती राज में यहाँ पर 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य दोस्तों बात क्या कहते हैं? आपका बिहार है। ठीक है, यहाँ पे बिहार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए दोस्तों पर क्या है? आपका 33.33% ही है। ठीक है, पंचायतों में दोस्तों 50% आरक्षण दोस्तों किस राज्यों में लागू नहीं है? तो आपको गोवा में लागू नहीं है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जो 243D के अंतर्गत जो आरक्षण की बात है दोस्तों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए दोस्तों कुल आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही पंचायतों में कुल स्थानों का दोस्तों 1/3 स्थान दोस्तों स्त्रियों के लिए आरक्षित किया गया है। कौन सी समिति दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? यहाँ पर संस्थानन समिति जो है यहाँ पर क्या है? आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, जीवकी राव, अशोक मेहता समेत आलम सिंह भी आपकी क्या है? यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज संस्था नहीं है? तो आपको बता दें दोस्तों, सरकारी समिति दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज संस्था नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत ही आपकी पंचायती राज संस्था है। सहकारी समितियों को दोस्तों संवैधानिक दर्जा 1997 संविधान संशोधन 2011 में किया गया था। यह 9 भी दोस्तों में जोड़ा गया था, और यहाँ पर इस भाग के अनुच्छेद यहाँ पर 243 से ZT के तहत दोस्तों सरकारी समितियों के बारे में क्या है? प्रावधान है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण दोस्तों प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की दोस्तों सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है। 11वीं अनुसूची के दोस्तों दर्ज विषय कौन से नहीं है? तो यहाँ पर दर्ज विषय दोस्तों आपको क्या है? अग्निशमन सेवाएं दोस्तों यहाँ 12वीं अनुसूची के विषय हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी है? तो आपको 29 विषय हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों के लिए दोस्तों पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर कहाँ पर है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है अल्पसंख्यकों के पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, आपका अगला यहाँ पर देख लेते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों यहाँ पर कब? तो 2 अक्टूबर 1952 को दोस्तों क्या किया गया था? इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से दोस्तों? तो यहाँ पर स्वच्छ पेयजल, आवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे कार्यक्रमों पर क्या किया था? बल दिया गया था, या राजस्थान से स्टार्ट किया गया। ठीक है, इटावा परियोजना का संबंध किससे? तो दोस्तों इटावा परियोजना आपका ग्रामीण विकास से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर 64 गाँवों में वर्ष 1948 में शुरू किया हुआ, और वर्ष 1956 में 366 गाँव तक विस्तार किया गया। इटावा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इटावा परियोजना की शुरुआत 1948 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में लागू किया गया था? तो यहाँ पर 55 विकास खंडों में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सबसे पहले 55 विकास खंडों में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास एक ऐसी समन्वित प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दोस्तों भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था?
तो यहाँ पर अमेरिका के साथ समझौता किया गया था। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में दोस्तों गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण विकास करना था दोस्तों। ठीक है, उद्देश्य ग्रामीण विकास करना था। देखिए, सामुदायिक विकास का कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल ही नहीं है, तो आपको बता दें डिजिटलीकरण आपका शामिल नहीं है। ठीक है, यह 21वीं शताब्दी में आया था, इसके पहले नहीं था। देखिए, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं किया जा रहा है, आखिरकार इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दोस्तों क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया गया, तो किस मंत्रालय के अधीन किया गया, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन किया गया। ठीक है, ये आंसर इसका राइट होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन दोस्तों कितने स्तर पर किया जाता है, तो यहाँ पर 5 स्तर पर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर, ग्राम स्तर। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर किस वर्ष की गई थी, तो आपको बता दें कि यह 1953 में की गई थी दोस्तों। 1952 में जो आपका CDP आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसका यहाँ पर सही रूप से वह लागू नहीं हो पाया था, तो उसी को विस्तार करने के लिए दोस्तों 1953 लाई गई थी और धन की कमी के कारण नहीं लागू हो पाया था। 1953 लाया गया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया है, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, तो यह आपकी 1957 में प्रस्तुत की गई थी। 16 जनवरी 1957 को यह इसका गठन हुआ था और नवंबर 1957 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और गांवों के उत्तरदायी और क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना, ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर और परिवर्तनशील बनाना, ये सारे इसके उद्देश्य थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत निहित मूल्य कौन से थे, तो यहाँ पर सामाजिक न्याय, सहभागिता और समानता दोस्तों, ये सभी आपके उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, इसके तहत कार्यक्रम हो जाएंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय सरकार से है। ठीक है, किससे, स्थानीय सरकार से है। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो रघुराम राजन समिति दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि अक्टूबर 1959 में दोस्तों पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था, तो कहाँ से, राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। अगर पूरे राज्यों की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों के बारे में संदर्भ में कौन सा कथन असत्य आपको बताना है, तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि 21 वर्ष की आयु का जो गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ ग्राम सभा का सदस्य मानने की यहाँ पर प्रस्ताव ये है कि आपका निर्वाचक नामावली में यानी मतदान सूची में आपका नाम होना चाहिए, 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार और शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करेगी, तो यह आपका राज्य सरकार से और संविधान द्वारा यहाँ पर प्राप्त करेगी। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न कि वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा यहाँ पर पंचायती राज कार्य प्रणाली के तहत या अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया, तो यह अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इनकी रिपोर्ट आई थी 1978 में और इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात कही थी। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न कि जिले के विकेंद्रीकरण के धुरी बनाने का सुझाव किस समिति को ने दिया था दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने ही दिया था। ठीक है, जिले की विकेंद्रीकरण की धुरी की बात कही जा रही है, जिले के विकेंद्रीकरण की धुरी यहाँ पर किसने, अशोक मेहता समिति ने दिया था दोस्तों। अगर यहाँ पर विकेंद्रीकरण की बात ना आए, केवल जिले को यहाँ पर धुरी बनाने की बात कही जाए, तब वह आपका पीके तुंगन समिति में हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था, या अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के यहाँ पर गठन की बात कही गई थी। ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर दोस्तों अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर जैसे अशोक मेहता की समिति की अनुशंसा यहाँ पर 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया था कि जो मामले हैं पंचायती राज में, उनमें राजनीतिक दलों को यहाँ पर खुली भागीदारी होनी चाहिए और SC ST और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना यहाँ पर है। पंचायती राज संस्था के यहाँ पर कारारोपण को अनिवार्य शक्तियों के बारे में भी कहा गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस यहाँ पर 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है,
स्थानीय स्वशासन को दोस्तों सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक क्या है, प्रयोग है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। ठीक है। पूरे प्रदेश में दोस्तों पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश यहाँ पर पहला राज्य है। ठीक है। अशोक मेहता समिति दोस्तों यहाँ पर कब प्रस्तुत की गई थी, 1977 को प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। रिपोर्ट यहाँ बात कर रही है, गठन की बात नहीं की जा रही है, देखिए कन्फ्यूजन हो गया। 1978 आपका रिपोर्ट में है और 77 दोस्तों आपका यहाँ पर गठन हुआ था, तो यहाँ पर 1978 होगा। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि किस समिति द्वारा दोस्तों पंचायतों के कार्यों में राजनीतिक दलों को खुलकर भाग लेने का यहाँ पर समर्थन किया गया था, तो आपको अशोक मेहता समिति में आपको क्या किया गया था, खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया था। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में दोस्तों किस राज्य में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू कर दिया गया था, तो यहाँ पर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, हर जगह यहाँ पर लागू कर दिया गया था। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में असत्य कथन आपको यहाँ पर पहचान करना है, तो या नीचे से ऊपर की ओर विकास मॉडल बिल्कुल भी नहीं था, या ऊपर से नीचे की ओर विकास मॉडल था, या स्थानीय संस्थाओं को भागीदारी नहीं बनाया गया था इसमें, और संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से यह चलाया गया था। 55 विकास खंडों में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है। वर्ष 1985 में यहाँ पर जो योजना आई थी, आयोग आया था, उसके ग्रामीण विकास के लिए और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए किस समिति का क्या के गठन करने की बात कही गई थी, तो यह आपका जो आई थी जीवीके राव समिति दोस्तों 1985 में आई थी। इसमें यहाँ पर क्या किया गया था, ये 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है। और एक बात करते हैं जीवीके राव में दोस्तों, यहाँ पर कहा गया था तो कि यहाँ पर बिना जड़ के घास भी कहा गया था, इसको बिना जड़ के घास इसी समिति को क्या कहा गया था कि पंचायत समिति को कहा गया था बिना जड़ घास, यानी जो वास्तविकता है दोस्तों यहाँ पर वह उचित रूप से यह कार्य करने यहाँ पर जो होनी चाहिए वास्तविकता रूप से जो ग्राम पंचायतों पे छोटे स्तरों पर होनी चाहिए वो उस तरीके से वर्किंग नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर कहा गया था कि यह बिना जड़ के घास है। ठीक है। वर्किंग हो रही है यहाँ पर ऐसा। अगला यहाँ पर देख ले रहे हैं कि राजीव गांधी की सरकार द्वारा पंचायतों के दिशा सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था, तो राजीव गांधी की सरकार द्वारा पंचायतों के दिशा सुधार के लिए यहाँ पर जिस समिति का गठन हुआ था दोस्तों, यहाँ पर आई थी दंतेवाला समिति, पीके थुंगन समिति, एलएम सिंघवी और अशोक मेहता समिति। तो इसमें से आपका यहाँ पर जो आएगी राजीव गांधी के द्वारा एलएम सिंघवी समिति आती है, जो 1986 में आई थी, इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी दोस्तों। इसमें क्या किया गया था, इसमें सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। यहाँ पर इस समिति यहाँ पंचायती राज को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको याद रख लेना है। ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट की विषय किस समिति पर का गठन किया गया है, तो यहाँ पर एलएम सिंघवी समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया है इसके द्वारा। ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है, तो ग्राम सभा का सदस्य यहाँ पर माना जाता है जिसका नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में हो दोस्तों। ठीक है। वह यहाँ पर माना जाएगा। पंचायत समिति के संदर्भ में असत्य कथनों की यहाँ पर बात करते हैं, तो पंचायत समिति का दोस्तों अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा दोस्तों नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको बात करते हैं मतगणना में, यानी आप जो निर्वाचन सूची में अगर आपका नाम है तो 18 साल में ही हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधानों की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या, पंचायतों के तीनों स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, माध्यमिक और जिला स्तर के सब प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख रहे हैं तो पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन की बात करते हैं, तो प्रत्येक राज्य में दोस्तों पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक दोस्तों यहाँ पर कार्य करेगी। किसकी निश्चित अवधि तक क्या करेंगे, कार्य करेंगे। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे बिल्कुल। और विधि द्वारा विहित जो प्रक्रिया है उसके द्वारा 5 वर्ष की अवधि से पूर्व ही विघटित किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें है अगर 6 माह से कम यहाँ पर समय बचा तो यहाँ पर निर्वाचन नहीं कराया जाता है और कंडीशन में यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। 11वीं अनुसूची दोस्तों यहाँ पर अनुसार पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, तो 29 विषयों पर यहाँ पर अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और जो 12वीं अनुसूची आती है उसमें केवल 18 विषय हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित असत्य कथन के यहाँ पर बात करते हैं, तो असत्य कथन यहाँ पर कौन सा है, जैसे कि यह केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल है, तो यही आपका असत्य है क्योंकि यह राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। ठीक है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि पंचायती राज यहाँ पर प्रदान करता है, तो पंचायती राज यहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन यहाँ पर क्या करता है, प्रदान करता है। तो पीके थुंगन समिति दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं
पीके थुंगा समिति में दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सुझाव दिए गए हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार के सुझाव दिए गए, संवैधानिक बात करते हैं, दर्जा देने की बात कही गई और संघ सूची में शामिल करने की बात कही गई थी। ठीक है, ये दोनों आपका यहाँ पर क्या किया गया था, पीके थुंगा समिति में कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों कि अशोक मेहता समिति दोस्तों, जीवीके राव समिति, सादिक अली समिति दोस्तों, आलम सिंघवी समिति दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977, जीवीके राव समिति दोस्तों यहाँ पर क्या आई है 1985 में आई थी। ठीक है, सादिक अली समिति दोस्तों क्या आई थी, सादिक अली समिति दोस्तों 1964 में आई थी। ठीक है, 1964 में। आलम सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में आई थी। ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं मेमिन राज। मेमिन राज्य अगर आप देखेंगे तो मेमिन राज्य में आपका यहाँ पर क्या होता है कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो में से आपका हो जाएगा मेघालय, क्या हो जाएगा मेघालय, और यहाँ से मिजोरम हो जाएगा और नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इन राज्यों पर नहीं लागू होता है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं आपका, इसके साथ और आपके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी यह लागू नहीं होता है। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंचायतों से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब लागू हुआ था, जिसे पेशा कहा जाता है दोस्तों। पेशा जो आपका एक्ट है वह 1996 में आया था, 1996 में आया था, ये आपको देख लेना है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं बलवंत राय मेहता की बात करते हैं। तो यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, अशोक मेहता के यहाँ पर द्विस्तरीय, और पीके थुंगा में दोस्तों यहाँ पर केंद्र सूची में यहाँ पर क्या किया गया, कहा गया था पंचायती राज को केंद्र सूची में यहाँ पर सम्मिलित करने की बात कही गई थी। आलम सिंघवी में आपका संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी। इसके सन अगर बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता समिति 1977, पीके थुंगा समिति दोस्तों 1988, और आलम सिंघवी की बात करते हैं तो 1986। पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता था। तो पंचायत जो समिति है उसके अध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर किस प्रकार होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको बात करते हैं 4 स्तरीय पंचायत है, तो किस आप में है यहाँ पर, जैसे पश्चिम बंगाल में लागू है 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली। अभी यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू है। और जैसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दोस्तों यहाँ पर ग्राम पंचायत, अचल पंचायत होती है, एक आंचलिक परिषद होता है, जिला परिषद होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर पंचायत का आरक्षण का प्रावधान है। तो किस राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत का के जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा दोस्तों किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने का यहाँ पर क्या किया था, प्रावधान किया गया था। यह 2006 में ही कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 2006 में। किस जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है, तो करता है। तो यहाँ पर जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था दोस्तों, ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था दोस्तों ग्राम पंचायत है। क्या है, ग्राम पंचायत है दोस्तों। अगला यहाँ पर देख लें कि पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन है जो योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो जीवीके राव समिति का यहाँ पर क्या किया गया था, जीवीके राव जो समिति आई थी दोस्तों उनका गठन दोस्तों यहाँ योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, तो ये आपका ए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो राज्य वित्त आयोग का यहाँ पर गठन दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो बी आंसर क्या होगा, इसका राइट होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायतों को शक्ति प्राप्त होती है। तो पंचायतों को शक्ति प्राप्ति होती है दोस्तों राज्य विधानमंडल के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। किसके द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। राज्य वित्त आयोग द्वारा दोस्तों अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है। तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट यहाँ पर राज्यपाल को सौंपी जाती है। किसको, राज्यपाल के द्वारा सौंपी जाती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है। तो संरचना का निर्धारण विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देशित किया गया है। तो यहाँ पर भाग 4 को निर्देशित किया गया है। ठीक है, किसको किया गया, तो भाग 4 को नीति निर्देशित तत्व के अंतर्गत राज्य को निर्देशित किया गया है। या प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या है, वर्णित है। ठीक है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो स्थानीय शासन की यहाँ पर केंद्रीय नियंत्रण जो आपकी व्यवस्था है यह नहीं है। ठीक है, केंद्रीय नियंत्रण नगण्य होता है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं दोस्तों प्रतिनिधित्व करती हैं। पंचायती राज संस्थाएं दोस्तों यहाँ पर
शक्तियों के विकेंद्रीकरण का यहाँ पर क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ग्राम पंचायतों की कुल कितनी संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की यहाँ पर बात करते हैं 57,000 यहाँ पर 705 हैं। ठीक है, कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का क्या करती है, निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। अगला यहाँ पर बात करते हैं कि समिति की संस्तुति पर पंचायती राज को लागू किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति है आपकी जो आई थी, वह इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए दोस्तों अशोक मेहता समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कारण बताए गए थे। बलवंत राय मेहता दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के सेकंड सीएम थे। ठीक है, तो यहाँ पर आधिकारिक तंत्र की भूमिका और यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, संप्रत्यात्मक दोस्तों कॉन्सेप्चुअल आपका स्पष्टता का जो आपका क्लियरिटी का आपका लैक होती है वह, और लिंग आपका जेंडर जो प्रायोरिटी होती है उनके अभाव के संबंधित है। तो ये कौन सा इसमें सही हो जाएगा, 122 का अगर बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। आधिकारिक तंत्र की भूमिका, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और यहाँ पर संप्रत्यात्मकता का जो स्पष्टता का अभाव है, यह आपका सही हो जाएगा। इसे जेंडर बायोस इसका कोई भी तात्पर्य नहीं है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों कि अशोक मेहता समिति तीनों दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज के लिए दोस्तों कितनी समितियों को गठन किया था, 132 सिफारिशें इनके द्वारा दी गई थी। और पंचायती राज के लिए यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यहाँ पर इनको ये द्वारा किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को इन्होंने द्विस्तरीय में बदल दिया था। राज्य के लिए दोस्तों लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण की को यहाँ पर जिला ही यहाँ पर प्रथम बिंदु बताया था। जिला जो परिषद जो कार्यकारी निकाय होना चाहिए वह राज्य स्तर पर दोस्तों योजना और विकास के लिए क्या होता है, जिम्मेदार बनाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, और पंचायतों चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को आधिकारिक भागीदारी की बात कही गई थी और यहाँ पर आरक्षण की बात भी इनके द्वारा कही गई थी। ठीक है, और आगे यहाँ पर देख लेते हैं मंडल पंचायत की स्थापना करने की बात कही गई थी। 15 से 20 हज़ार जो आपकी जनसंख्या पर यहाँ पर मंडल पंचायत बनाने की यहाँ पर संस्तुति दी गई थी, यानी यहाँ सिफारिशें दी गई थी दोस्तों। यहाँ पर पंचायती राज संस्थाएं दोस्तों समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों का संपादन करें। न्याय पंचायतों के विकास पंचायतों के साथ नहीं मिलाया जाए, किसके साथ नहीं मिलाया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977, जीवीके राव समिति 1985, एलएम सिंघवी समिति 1986, पीके ठुंगन आपकी 1988, शादी के लिए समिति दोस्तों 1964 राजस्थान में। ठीक है, पंचायती राज के दोस्तों निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर इनके कालक्रमों को बात करते हैं तो आपका सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी, थर्ड आपका सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो अशोक मेहता समिति आई। ठीक है, आपका यहाँ पर थर्ड और सेकेंड आपका देखने को मिल जाएगा। थर्ड के बाद आपका फर्स्ट आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर थर्ड के बाद फर्स्ट आ जाता है। मैं आपको डेट बता देता हूँ, अब देख लीजिए 1977 इसमें आप लगा लीजिए, और एलएम सिंघवी 1986 लगा लीजिए, बलवंत राय मेहता 1957 लगा लीजिए, और जीवीके राव समिति दोस्तों 1985 लगा लीजिए। अब अपने अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, आगे पीछे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एलएम सिंघवी समिति दोस्तों की सिफारिश थी, तो एलएम सिंघवी समिति दोस्तों यहाँ पर 1986 में जब आई थी तो उसमें क्या कहा गया था दोस्तों, संवैधानिक मान्यता देने की बात कही गई थी। ग्राम पंचायतों के लिए क्या किया गया था, तो ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन की बात भी कही गई थी, तो यह भी सही हो जाएगा। गाँव में एक समूह के लिए न्याय पंचायत बनाए जाने की बात कही गई थी, तो समूहों के लिए न्याय पंचायत बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु क्या किया था, संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था। संवैधानिक संशोधन के यहाँ पर क्या किया था, सुझाव दिया था। तो किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए
संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था दोस्तों? तो पीके थुंगन ने भी दिया था। एल एम सिंघवी समिति में तो यह लागू ही हुआ था, और जीवीके राव में तो यहाँ पर यह सिफारिशें नहीं दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपका बी और डी में आपको कन्फ्यूजन अगर किसी को कैंडिडेट को होता है तो यहाँ पर बी में ही कन्फ्यूजन होगा। और आपको बता दें कि सबसे पहले तो एल एम सिंघवी में ही आपका एक संवैधानिक संशोधन का सुझाव सर्वप्रथम इसी में दिया गया था, माना भी गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के निर्देशों निम्नलिखित में से किस समिति, यहाँ पर कौन सी समिति संबंध ही नहीं है, तो कौन सी समिति यहाँ पर संबंध नहीं है? तो संस्थानक समिति दोस्तों बिल्कुल भी संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से दोस्तों किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने दोस्तों यहाँ पर पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे है कि किस कमेटी ने आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो भारत में पंचायती राज की जो संरचना है तो दोस्तों यहाँ पर करने के लिए अशोक मेहता समिति के नियुक्ति की गई थी। अशोक मेहता समिति न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की गई थी। इस समिति के सुझाव के दिया गया था कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय से द्विस्तरीय बना दिया जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, तो जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन होना था। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि किस समिति ने दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं और पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी? तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका आपका जीवीके राव समिति 1985 में यहाँ क्या किया गया था, इसके द्वारा यहाँ पर बात कही गई थी। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर लागू होने की बात करते हैं तो 5 जून 1947 को यहाँ पर क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। 5 जून 1947 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। आपका 7 दिसंबर 1947 को दोस्तों क्या गया, डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर इसका अनुमोदन हुआ था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये आपका 5 जून इसमें हो जाएगा, और ये आपका जैसे 7 दिसंबर से 1947 को दोस्तों क्या किया गया था, डोमिनियन दर्जा की बात कही गई थी, भारत को गवर्नर जनरल क्या किया था, मिला था। अगला यहाँ पर प्रश्न है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या थी आपका फर्स्ट ग्राम सभा की स्थापना, और यहाँ पर सेकेंड तो इसकी बात करते हैं ग्राम पंचायत की स्थापना, और थर्ड यहाँ पर पंचायत अवधि। ये तीनों दोस्तों यहाँ पर क्या इसकी मुख्य विशेषता थी। ठीक है, ये दोनों विशेषताएं नहीं थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, यहाँ थोड़ा सा इसमें गलत दे दिया गया है डाटा, जो आपको कन्फ्यूजन में ला सकता है। ठीक है, कन्फ्यूजन में ला सकता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आपका होगा कि जो आपका 5 जून को आया था दोस्तों, और 5 जून को पहली बार यहाँ पर लाया गया था। एक सेकंड रुक जाइए बस जी। तो यहाँ पर 5 जून 1947 को विधानसभा से पास हुआ था। कहाँ से? विधानसभा से पास हुआ था। और यहाँ पर आगे बात करते हैं तो आपका जो 16 सितंबर दोस्तों यहाँ पर क्या है, विधान परिषद से पास हुआ, विधान परिषद से पास हुआ था। और यहाँ पर 7 दिसंबर को दोस्तों क्या किया था, गवर्नर के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, 7 दिसंबर को गवर्नर को यहाँ पर स्वीकृति मिल गई थी, और 27 दिसंबर को दोस्तों यह लागू हुआ था दोस्तों। यहाँ पर 27 दिसंबर होना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति आपकी जो बात करते हैं वह किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 दोस्तों विधानसभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 19 मई 1961 को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 कब स्वीकार किया गया था? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम दोस्तों यहाँ पर 19 मई 1961 को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। इसमें आप थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। 14 सितंबर 1960 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद और संशोधन सहित दोस्तों 1 मई 1961 को पारित हुआ, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 19 मई 1961 को क्या किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन दोस्तों राष्ट्रपति को 29 नवंबर 1961 को क्या किया गया था, प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम है या 1961 वाला बात कही गई है, और 1947 अलग है। ठीक है, इसका भी डाटा आपको याद रख लेना है, क्योंकि 1961 भी पूछा जा सकता है। तो 1961 वाला दोस्तों कब
यहाँ पर विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ था, तो 19 मई आपका क्या होगा 1961 हो जाएगा, ठीक है, 1961 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 14 सितंबर आपको बात करते हैं 1960 को यहाँ पर क्या किया गया था, विधानसभा परिषद द्वारा यहाँ पर संशोधन सही दोस्तों 1 मई 1961 को दोस्तों विधानसभा द्वारा, ठीक है, पहले यहाँ पर आया था 1 मई विधानसभा द्वारा, और 19 मई 1961 को क्या किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था भारत के संविधान अनुच्छेद 201 के तहत। और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी दोस्तों, 29 नवंबर 1961 को मिली थी, ठीक है, 29 नवंबर 1961 को मिली थी। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य किससे संबंधित है दोस्तों। ग्राम सभा आपका यहाँ पर क्या होगा, देखिए ग्राम सभा में निवास करने वाले पुरुषों के निकाय से ग्राम सभा में निवास करने वाले वयस्क पुरुष के यहाँ पर निर्वाचन सूची में रजिस्टर सभी वर्ष के यहाँ पर, तो सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में दोस्तों यहाँ पर ग्राम सभा को परिभाषित किया गया, तो इसमें 2 के अंतर्गत दोस्तों क्या है आपका छा जाएगा, गांव में छा जाएगा, गांव में छा जा, तो इस तरीके से छा जा आपका ग्राम सभा से संबंधित है। यहाँ पर आपका परिभाषित किया गया, इसका मतलब ग्राम सभा धारा 3 के तरफ दोस्तों स्थापित एक निकाय है जिसमें ग्राम पंचायतों को के गाँव से संबंधित चुनावी पंक्तियों में दोस्तों यहाँ पर पंजीकृत लोग शामिल हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में दोस्तों ग्राम पंचायतों को परिभाषित किया गया, तो ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो 2H में है दोस्तों, ठीक है, 2H में है, वहाँ ग्राम सभा थी, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना। धारा 12 का दोस्तों प्रावधान है कि ग्राम पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है जिसका जो नाम है पंचायत क्षेत्र के नाम पर रखा ही गया है, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 आपका ग्राम सभा के कार्यों का क्या करती है, निर्धारण करती है दोस्तों। यहाँ पर सही हो जाएगा फर्स्ट सेकंड फोर्थ, आपका सही हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, आपका फोर्थ सही हो जाएगा कृषि और कृषि के बढ़ावा देना, विकास करना, यहाँ पर हो जाएगा मैदानों और चारागाहों का विकास करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे है आपका 1947 की धारा 15 जो आपका ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है, ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है, जिसमें कुछ मुख्य है जैसे कृषि और कृषि को बढ़ावा देना तथा विकास करना, मैदानों एवं चारागाहों का विकास करना, भूमि विकास में सरकार की सहायता करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं में जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, डेयरी मुर्गी पालन आदि का क्या करना है, बढ़ावा देना, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम यहाँ पर 1947 किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति को क्या करती है, परिभाषित करती है, क्या करती है, परिभाषित करती है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा धारा 2 भाग के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 2 भाग के अंतर्गत आ जाएगा। तो भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषित करती है दोस्तों 2 भाग के अंतर्गत, ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को किस धारा में मत देने का अधिकार है, तो किस धारा में मत देने का अधिकार है, तो धारा 9 में दोस्तों क्या है, मत देने का अधिकार है, ठीक है। ग्राम सभा दोस्तों कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया गया है जो कितने दिनों के अंदर एक उक्त बैठक बुलाई जाएगी, तो यहाँ पर बात करते हैं तो 30 दिनों के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की का नियम 232 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकेगा, तो नोटिस दिया जा सकेगा, बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व यहाँ पर क्या किया जाएगा, नोटिस दिया जा सकेगा, ठीक है, डी आंसर राइट होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है अशोक मेहता समिति ने कुल कितनी सिफारिशें दी, 132 सिफारिशें दी थी दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पंचायती राज में प्रस्तावित करने की बात अशोक मेहता समिति के द्वारा कही गई थी, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि किस पंचायती राज समिति ने दोस्तों पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण इसे बिना जड़ और घास का कहा गया था, तो यहाँ पर जीवीके राव समिति दोस्तों जो आई थी 1985 में दोस्तों, यहाँ पर उसको क्या किया गया था, निष्क्रियता के कारण बिना जड़ के घास कहा गया था दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि किस समिति ने दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान करने की यहाँ पर सिफारिश की है, तो यहाँ पर एलएम सिंघवी समिति के द्वारा, ठीक है, यह सिफारिश की गई है, ठीक है, 1986 में। एलएम सिंघवी समिति दोस्तों यहाँ पर का गठन कब हुआ था, तो 1986 आपका सही आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलएम सिंघवी समिति के पश्चात किस समिति ने दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी, संवैधानिक दर्जा देने की बात यहाँ पर पी के थुंगा समिति 1988 में कही गई थी, ठीक है।
की समिति की सिफारिश पर दोस्तों एक जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। तो जिला परिषद का अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर कौन होना चाहिए? बलवंत राय मेहता समिति का यहाँ पर है। जिला परिषद का अध्यक्ष दोस्तों क्या होना चाहिए? जिला अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में और भी प्रश्नों को लेकर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति कौन सी थी? तो आपको बता दें, आप बलवंत राय मेहता समिति थी। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है या किसी संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर स्थानीय स्वशासन से, जैव संबंधों के समान, या आपका त्रिस्तरीय प्रणाली से, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। तो तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो संयुक्त प्रांत है उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत जो राज्य अधिनियम है दोस्तों यहाँ पर 1947 में है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों में से कौन सी समिति का गठन वर्ष सही नहीं है? तो आपको बता दें, यहाँ पर अशोक मेहता समिति सही है, पी.के. थुंगन भी सही है, जी.वी.के. राव समिति भी सही है, एल.एम. सिंह भी 1986 थी। ठीक है, और सब यहाँ पर सही है। अगला यहाँ पर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा 11वीं अनुसूची का विषय है? तो कृषि एवं कृषि विस्तार, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास देखने को मिलेगा। ग्रामीण आवास शिक्षा प्राथमिकता माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा दोस्तों यहाँ पर नगरीय आपका देख रहे हैं। अब नगरीय योजना जिसके अंतर्गत शहरी योजना, नगरीय योजना और आर्थिक विकास की योजना यहाँ पर नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण आवास शिक्षा व्यवस्था यहाँ तक आप देखेंगे वो आपका शहरों से संबंधित 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आने लगेगा। ठीक है, क्या आने लगेगा? 12वीं अनुसूची में आने लगेगा। ग्राम सभा दोस्तों स्थापित करने वाले और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में कौन सा सक्षम है? तो दोस्तों राज्य सरकार आपका सक्षम है। ग्राम सभा की बैठक की यहाँ पर गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का न्यूनतम होना आवश्यक है? तो यहाँ पर 1/5 सदस्यों का न्यूनतम होना आवश्यक है। ग्राम सभा को हटाने संबंधित जो प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या होती है तो 1/3 होती है। ठीक है, ग्राम सभा की सामान्यतः बैठकें 2 बैठकें होनी चाहिए, एक बैठक खरीफ फसल के बाद, दूसरी रबी फसल के बाद, लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा। ठीक है, क्या इसके ग्राम प्रधान के द्वारा होती है। पंचायतों का चुनाव यहाँ पर कौन करता है? तो पंचायतों का चुनाव यहाँ राज्य चुनाव आयोग करता है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए। जिले में दोस्तों यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण से जो प्रधानों हैं और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, सरपंच की नियुक्ति कौन करेगा? तो दोस्तों सरपंच की नियुक्ति यहाँ पर पंच करते हैं। कौन है? पंच करते हैं। पंच का अर्थ है पंचायत के 5 सदस्य, सरपंच पंच का मुखिया होता है। पंच सहायक सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो किसे देंगे? तो नियत प्राधिकारी को देंगे। ठीक है, नियत प्राधिकारी को देंगे यहाँ पर। तो पंच सहायक सरपंच और सरपंच अपना त्याग पत्र अपने नियत प्राधिकारी को सौंपेंगे। पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है जिसे सरपंच कहा जाता है। सरपंच, उप सरपंच और पंचायत का कोई भी सदस्य लिखित में क्या करता है? नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? इस्तीफा दे सकता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? तो 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। धारा 11A(4) में दोस्तों प्रावधान है कि उपधारा 3 के तहत दोस्तों प्रधान के आरक्षित पदों की संख्या सहित प्रधानों के कार्यकालों के जो कार्यकाल हैं उनकी संख्या का 1/3 से कम नहीं, जैसा भी मामला हो महिलाओं के लिए क्या होगा? आरक्षित होगा दोस्तों। ठीक है, इसको हम यहाँ पर पुनः देख लेते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में आपका जो 1947 है महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान है? तो 1/3 आपका प्रावधान है, या धारा 11A(4) में दोस्तों प्रावधान है। और उपधारा 3 के तहत दोस्तों क्या है? प्रधान में आरक्षित पदों की संख्या सहित प्रधानों के कार्यकालों की संख्या 1/3 से कम नहीं है, जैसा भी मामला हो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है? तो 11A(4) में आपका यह है। ठीक है, तो आपका ए आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम की कौन सी ग्राम प्रधान के चयन की बात करता है? तो ग्राम प्रधान के चयन की बात यहाँ पर 11 भी करता है। कौन सा? तो 11 भी दोस्तों क्या करता है? ग्राम पंचायत के प्रधान के चयन की बात करता है। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्रों की पंक्तियों में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा
किया जाएगा। ठीक है, जो पंचायत राज अधिनियम 1947 के किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल है ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आएगा, 11B6 आएगा। ठीक है, 11B6 जो दोस्तों क्या होता है आपका कि इसके अंतर्गत है प्रधान के पद का कार्यकाल दोस्तों यहाँ पर ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ क्या करता है, मेल खाएगा। ठीक है, 11(5) की बात करते हैं दोस्तों। 11(5) के अंतर्गत कौन सा कथन सही है, तो 11(5) के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं से जुटाना और दान देना, समुदाय आधारित दोस्तों विकास कार्यक्रमों कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी की पहचान करना, गाँवों में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सहायता प्रदान करना, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 11(5) के अंतर्गत होता है सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवक जुटाना, दान देना, समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, लाभार्थियों की पहचान करना, गांव में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। अगला है यहाँ पर कि पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कितना, 5 वर्ष होगा। तो धारा 12(3) के अंतर्गत क्या होगा, 5 वर्ष होगा। यह ग्राम पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होगा और धारा 95 फर्स्ट F के तहत दोस्तों निरस्त नहीं किया जाएगा। क्या नहीं है, निरस्त नहीं किया जाएगा। पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन सी धारा ग्राम पंचायतों को परिभाषित करती है, तो ग्राम पंचायतों को 2H यहाँ पर क्या करती है, परिभाषित करती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों पर भारत ने पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में कब की थी, तो राजस्थान के नागौर जिले में यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 में की थी। तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न कि अशोक मेहता समिति ने दोस्तों पंचायती राज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन 2 स्तरीय पंचायती राज को क्या किया था, सुझाव दिया था, तो यहाँ पर जिला स्तर एवं मंडल स्तर पर क्या किया था, सुझाव दिया था। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, मंडल स्तर और जिला स्तर पर। ठीक है, किस समिति का उद्देश्य दोस्तों पंचायती राज की क्या करना है, जांच करना था। तो यहाँ पर एलएम सिंघवी समिति का क्या करना है, जांच करना था। ठीक है, इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में की थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामलों में संबंधित यहाँ पर विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि किस पंचायती राज समिति को पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययनों के लिए दोस्तों नियुक्त किया गया था। तो किसके लिए नियुक्त किया गया था दोस्तों यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो किस मतलब यहाँ पूछा गया है कि पंचायती राज समिति के पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के लिए। तो अब वित्तीय मामलों की बात आई है। ठीक है, तो इसे किसे यहाँ पर किया गया था, तो वित्तीय जो मामले आए थे दोस्तों के संस्थान समिति आई थी, वित्तीय मामले से संबंधित और पंचायती राज से संबंधित नहीं थी। ठीक है, यह तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के 1962 में की गई थी और गठित इस समिति की जो सिफारिशों के आधार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को जांच करना और 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग 200 CBC की स्थापना इसमें हुई थी। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को क्या करता है, ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, तो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में देता है। ठीक है, 4 स्तरीय दोस्तों पंचायती राज का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो आपको यहाँ पर बता दें GVK राव समिति ने दिया था। किसने, GVK राव समिति ने यहाँ पर दिया था। 4 समिति के यहाँ पर जो 1985 में थी, इसमें यहाँ पर आया था क्या, राज्य स्तर पर आपका राज्य विकास परिषद आया था, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का यहाँ पर सुझाव दिया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था, तो यहाँ पर 24 अप्रैल 1993 को लगाया गया था और आज की डेट में यहाँ पर 24 अप्रैल को क्या है, या आपको मनाया जाता है पंचायती राज दिवस दोस्तों। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न है पंचायती राज मेहता समिति ने निम्नलिखित में किसको पंचायती राज में सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ग्राम पंचायत समिति को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशों की बात करते हैं, तो जैसे पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए, पंचायत राज इकाई के गठन तीनों स्तर पर होना चाहिए, पंचायत राज निर्वाचित सदस्य नहीं होने चाहिए। तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में होता। प्रमुख सिफारिशें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, मंडल स्तर और जिला स्तर पर देखने को मिलेगा। ठीक है,
पंचायत राज प्रणाली दोस्तों किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज प्रणाली दोस्तों राज्य सूची का विषय है। कौन सा है? तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है। निम्नलिखित में दोस्तों कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के अधिकृत है? तो यहाँ पर राज्य का विधानमंडल के द्वारा क्या किया गया है? अधिकृत है। ठीक है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर बात करते हैं तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। पंचायत की जो समिति के सदस्य हैं यहाँ पर, तो पंचायत की समिति के सदस्य की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, प्रखंड स्तर पर क्या होती हैं? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत समिति द्वारा। पंचायत समिति के सदस्य दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश के जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति के अंतर्गत नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तीनों को क्या किया गया है दोस्तों? सम्मिलित किया गया है। इस समिति के द्वारा ही जिले में संपूर्ण विकास की योजना तैयार की जाती है, जैसे जिले के स्कूल, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पंचायत और ग्रामीण विकास, ऊर्जा, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य संबंधित विभागों के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने की इस समिति के सदस्यों के जो विचारों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है किसे दोस्तों? तो ग्राम सभा को कहा जा सकता है। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायतों का कार्यकाल होता है, तो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है। पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु यानी आपकी 18 वर्ष होनी है, मतलब यहाँ पर सदस्य बनने की है 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत चुनाव होंगे? तो 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर उच्च शिक्षा आपका यहाँ नहीं है। ठीक है। एक विषय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक। और यहाँ पर गैर पारंपरिक ऊर्जा, सड़कें, पुस्तकालय ये सब आपका आता है। ठीक है। या 243 जी में 29 विषय आपके उल्लेखित है। यहाँ पर 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध हैं? तो आपको बता दें कि कौन से विषय सूचीबद्ध है। तो लघु सिंचाई आपका है। ठीक है। पशुपालन है और यहाँ पर महिला और शिशु विकास है। ठीक है। अगला है कि पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर आपको वित्त आयोग और केंद्रीय सहकारी बैंकों की सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं और राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर आपको यहाँ पर चारों हो जाएगा। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का यहाँ पर विस्तार अधिनियम 1996 के प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? तो किसे दी गई है यहाँ पर बात करते हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का प्रधान, गांव के किसी वनवासी को। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर ग्राम सभा को दी गई है। ठीक है। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पर पेशा जिसे कहते हैं 1996 में आया था। प्राकृतिक संसाधनों और स्व अभिशासन की अनुमति ग्राम सभा को प्रदान कर दी गई। इस अधिशासन जो अधिनियम था उसके तहत ग्राम सभा की सभी गतिविधियों को क्या किया गया है? केंद्र माना गया है और ग्राम सभा अपने लोगों की गतिविधियों का केंद्र माना गया है। साथ ही ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं और प्रथाओं और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा के लिए क्या किया है? सक्षम है। इस अधिनियम को वर्ष 1994 में स्थापित भूरिया कमेटी की सिफारिश पर पारित किया गया था। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर उपस्थित अनुसूचित जाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए वह करता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है तो किसके तहत किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से मिलेगा, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मिलेगा। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन के पिता यहाँ पर लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, तो किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, तो महात्मा गांधी को। ठीक है। किसी महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। यहाँ पर सी आंसर राइट होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रावधान करता है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 40 यहाँ पर संगठित करने का प्रावधान करता है। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, यहाँ पर अशोक मेहता, एलएम सिंघवी, जी.वी.के. राव समिति दोस्तों। यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या थी, यह त्रिस्तरीय थी। ठीक है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय थे, एलएम सिंघवी और जी.वी.के. राव में दोस्तों। ठीक है। क्या थी, जी.वी.के. राव दोस्तों यहाँ पर आपसे किस संबंधी थी, तो जी.वी.के. राव दोस्तों यहाँ पर कहेगा जो एलएम सिंघवी थी वह स्थानीय स्वशासन पद्धति से थी, और जी.वी.के. राव दोस्तों प्रतिनिधियों के तरीकों में सुधार से संबंधित थी। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्नों की देख लेते हैं सीरीज। या वह राज्य दोस्तों यहाँ पर जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ है, तो यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम लागू हुआ दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में। अशोक मेहता समिति ने दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की है, तो यहाँ पर पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की यहाँ पर क्या की है, सिफारिश की है दोस्तों। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में से निम्न में से कौन संबद्ध ही नहीं है, तो कौन संबद्ध है, वी.के.आर. राव जो समिति है वह बिल्कुल संबद्ध नहीं थे। वी.के.आर. राव एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। ये राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य तथा यहाँ पर क्या आर्थिक विकास एवं संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था से कौन सी संबंध नहीं थे, कि अशोक मेहता संबंधित है, जी.वी.के. राव दोस्तों यहाँ पर संबंधित, लेकिन वी.आर. राव दोस्तों यहाँ पर समिति नहीं है। ठीक है। ये आपको याद रखना। पंचायती राज से दोस्तों यहाँ पर क्या है, संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। बलवंत राय मेहता आपकी पहले आई थी, उसके बाद अशोक मेहता आई, उसके बाद जी.वी.के. राव आई दोस्तों, उसके बाद एलएम सिंघवी आई। ठीक है। यह क्रम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर 3, 4, 1 देखने को मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है। अगला यहाँ पर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के दोस्तों 73वें जो संशोधन हुआ था उसमें पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है, तो 11वीं अनुसूची में वर्णित है दोस्तों, 11वीं सूची में। ठीक है। पंचायती राज संस्थानों को दोस्तों संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर एलएम सिंघवी समिति है। ठीक है। एलएम सिंघवी समिति है। किस समिति ने दोस्तों सुझाव दिया था कि राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण के में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही किया गया एक प्रथम बिंदु होना चाहिए। अशोक मेहता समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। भारत में यहाँ पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों, पंचायती राज जो अब 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में दोस्तों 395 पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, तो भाग 9 में परिकल्पना की गई है। ठीक है। इसमें भाग 9 में की गई। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में दोस्तों किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का यहाँ पर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत इसका हुआ है। ठीक है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के अंतर्गत हुआ है। ठीक है। तो इसी आंसर यहाँ पर राइट होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, किससे, तो तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है यहाँ पर। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित, तो बी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका तृणमूल लोकतंत्र है वो पंचायती राज पद्धति से संबंधित है। ठीक है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा विषय दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो न्यायिक पुनर्वीक्षण दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, यह पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक कब लागू हुआ, तो विधि संशोधन आपका विधेयक की बात करते हैं तो यहाँ पर कब लागू हुआ था, तो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। तो बी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर कितनी है, तो कुल स्थानों का 1/3 दोस्तों, कितना, कुल स्थानों का 1/3 है यहाँ पर 243 D3 के अंतर्गत है यहाँ। ठीक है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना दोस्तों। जनपद पंचायत की बात करते हैं तो जनपद पंचायत आपको मध्य प्रदेश में है,
कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश। क्षेत्र पंचायत की बात करते हैं, क्षेत्र पंचायत आपका यहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तालुका परिषद दोस्तों यहाँ पर कहाँ है, यह गुजरात में है। कौन सा तालुका परिषद आपका गुजरात में। आंचलिक परिषद दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है। तो पंचायत समिति दोस्तों खंड स्तर पर क्या होती है आपकी पंचायत समिति दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति दोस्तों यहाँ पर खंड स्तर पर क्या होती है, समिति गठित होती है, ठीक है, खंड स्तर पर। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत दोस्तों पंचायत समिति गठित होती है। यहाँ पर तो पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति का गठन दोस्तों ब्लॉक स्तर पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये आपके जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ब्लॉक स्तर पर। सॉरी, ब्लॉक स्तर पर जनता द्वारा नहीं निर्वाचित किए जाते दोस्तों, ग्राम स्तर पर यहाँ पर निर्वाचित किए जाते हैं। अन्य जो चुने हुए सदस्य होते हैं बीडीसी, वही आपका खंड स्तर पर आपका जो अध्यक्ष होते हैं उनको चुनते हैं, ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। देखिए यहाँ पर अगला है प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ी गलती भी दी है इस बुक में। अगला हम देखिए लखनऊ की बात करते हैं, तो लखनऊ आपका यहाँ पर क्या है, छावनी परिषद है दोस्तों, ठीक है। कानपुर नगर निगम है दोस्तों। गाजियाबाद दोस्तों यहाँ पर नगर निगम है, ना कि आपका क्या है, काकोरी नगर पंचायत है, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में दोस्तों ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति की बात करते हैं तो प्रशासनिक प्राधिकरण है, किसके प्रशासनिक प्राधिकरण की बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाने और संपादन करने वाले क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है, तो किसकी है दोस्तों, यहाँ पर ग्राम पंचायत की। किसकी है, तो ग्राम पंचायत की है, ठीक है। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पंचायत निर्वाचन है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति करता है, तो कौन करता है दोस्तों, राज्य के राज्यपाल द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, नियुक्ति। अगला यहाँ पर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में पंचायत जो चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता की जो मतदाता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का अभिप्राय किससे संबंधित है दोस्तों, ग्राम स्तर के पंचायती जो पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग से संबंधित है। अगला यहाँ पर प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई थी, तो स्वतंत्रता के उपरांत तो दोस्तों यहाँ पश्चात तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला को ग्राम प्रधान चुना गया था, तो आजमगढ़ के लिए आजमगढ़ की महिला को 112 वर्ष की जो थी उसको यहाँ पर चुना गया था। ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, तो यहाँ पर कब होनी चाहिए, तो वर्ष में 4 बार होनी चाहिए। कितनी बार, वर्ष में 4 बार होनी चाहिए, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में केवल 2 बार होती है, तो आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, याद रखना है। रबी की फसल, खरीफ की फसल। ग्राम पंचायतों की बैठक की बात करते हैं कि बैठक के लिए कुल कितने सदस्यों की उपस्थिति यहाँ पर गणपूर्ति या कोरम के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर 1/5 सदस्य कोरम के लिए आवश्यक है। पंचायती राज एक व्यवस्था है दोस्तों स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के स्तर पर त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानी संरचना से संबंधित है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आपका कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, और यहाँ पर देखेंगे तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लेकिन पद सोपानिक दोस्तों यहाँ पर नहीं आता है इसके अंतर्गत, ठीक है, पंचायती राज के अंतर्गत पद सोपानिक नहीं आता। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी सी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। बाद में पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों बात करते हैं कि सर्वप्रथम राजस्थान में हुई थी दोस्तों, प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर हरियाणा में भी प्रारंभ, राजस्थान और हरियाणा में प्रारंभ कर दी गई थी दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर प्रश्न, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, तो कितने विषय, 29 विषय शामिल हैं। भारत के 73 और 74 संविधान संशोधन में किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं, तो किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं यहाँ पर, तो ये आपका बी हो गया, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका केवल है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, ये आपका ठीक है, ये रहेगा। अगला यहाँ पर प्रश्न को उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम है कब पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया, तो 1961 में पारित किया गया था, ठीक है, 1961 में पारित किया गया। और इसके बाद ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद क्या होता है, प्रणाली को एक सूत्र में भी क्या करते हैं,
जोड़ दिया जा गया है। अब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। ठीक है। किस वर्ष पंचायत अदालतों का नाम बदल कर न्याय पंचायत कर दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर 1955 में यहाँ क्या किया गया? 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों को नाम बदल कर न्याय पंचायत कर दिया गया है। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सबसे शीर्ष तल पर माना जाता है, तो किसको यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे तेज शीर्ष स्थल पर पहुँचने वाला आपका जो होता है सदस्य त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था होती है उसमें सबसे शीर्ष स्तर पर कौन सा होता है? तो दोस्तों जिला स्तर आपको देखने को मिल जाता है, उनके जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? तो 5 वर्ष ही होता है। ठीक है। और यह क्या होता है? जिला पंचायतों के सदस्य का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास क्या अधिकारी होता है? पंचायती राज अधिकारी देखने को मिलता है। ठीक है। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कितनी समितियां बनाई गई थी? तो कितनी समितियां बनाई गई थी? 6 समितियां बनाई गई थी। प्रशासनिक समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, दोस्तों यहाँ पर नियोजन विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, जल प्रबंधन समिति। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय तल किसे माना जाता है? तो द्वितीय तल यहाँ पर क्षेत्र पंचायत को माना जाता है। ठीक है। तृतीय तल क्षेत्र पंचायत किस ग्राम पंचायत में पृथक बैठक उसके गठन के कितने दिनों बाद होनी चाहिए? तो यहाँ पर उसके 30 दिनों बाद होनी चाहिए दोस्तों। तो ठीक है। ग्राम पंचायत की 2 बैठकों में से कोई बीच कितने दिनों का अधिक का अंतर नहीं हो सकता? तो 2 माह का अधिकतम अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर 15 दिन पूर्व क्या होती है? सूचना देनी होती है। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है स्थानीय स्तर पर दोस्तों ग्रामीण मामलों के प्रबंधक में राजनीति का अंतः खेल कर हो गया है, कम हो गया है। 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। ठीक है। पुनरुत्थान हुआ है। AR दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है। कट गया था थोड़ा सा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 9 की विशिष्टता नहीं है? तो पंचायत के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल, पंचायत की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, पंचायत या ग्राम मध्यवर्ती स्तर के लिए सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 स्थानों का दोस्तों आरक्षण यहाँ पर पढ़ किया जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि 73वें संशोधन अधिनियम के आधारभूत विशेषताएं हैं। तो आधारभूत विशेषताएं हैं आपकी तो ग्राम आपका मध्यवर्ती जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध यहाँ पर किया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर एवं स्थानों का आरक्षण है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचित किया गया है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा सभी। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायती राज को दोस्तों यहाँ पे क्या करें किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो यहाँ पर भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? गठित किया गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में दोस्तों तृतीय तल कब जोड़ा गया था? तो तृतीय तल 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में भारत संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर 1992 में क्या किया गया है? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में किस वर्ष संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इससे पंचायती राज भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंध 73वां 74वां संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर PV नरसिम्हा राव थे। 73वां पंचायती राज संशोधन द्वारा यहाँ पर पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं आपके यहाँ पर कहाँ पर 11वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो यहाँ पर 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपकी आती है? तो 243G के अंतर्गत आती है। यहाँ पर 343 यहाँ पर मिस प्रिंट है। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे के सेशन को इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन सीरीज लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।